इंसान सिर्फ अपने आसपास की दुनिया को ही नहीं बल्कि खुद को भी समझता है, अपने काम, अपने शरीर और अपने मन को भी। मतलब इंसान खुद को जानता है, उसे अपने होने का एहसास होता है। जब इंसान खुद के बारे में सोचता है तो उसे ये भी पता होता है कि वो खुद ही अपने ध्यान का हिस्सा है। ये एहसास आम तौर पर मैं, मुझे और मेरा जैसे शब्दों से सामने आता है जो हम खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिलॉसफी में ये हमेशा से एक जरूरी सवाल रहा है कि इंसान खुद को कैसे जानता है, खुद को लेकर उसका क्या अनुभव है और ये उसके सोचने समझने की ताकत से कैसे जुड़ा है। ये सवाल ये भी उठाता है कि इंसान खुद को दूसरे लोगों की तरह दुनिया में एक अलग इंसान के तौर पर कैसे समझता है। पुराने जमाने की फिलॉसफी में भी खुद को जानने पर जोर था। एक कहावत थी, खुद को जानो, लेकिन असल में जब कोई खुद को जानता है तो वो क्या जानता है। मिसाल के तौर पर एक कहानी में ओडिपस नाम का आदमी ये जानता था कि किसी दिन वो लायस नाम के इंसान को मारेगा, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि वो खुद ही लायस का बेटा है और वही लायस को मारेगा। जब उसे ये समझ आता है कि जो बात सुनी थी वो उसी के बारे में है, तब वो सच में खुद को जानता है। इसी को खुद को जानना या खुद के बारे में सच में जागरूक होना कहते हैं। लेकिन ये कैसे होता है, ये इतना आसान नहीं है और इसी पर कई सालों से बहस चलती रही है। कुछ लोग मानते हैं कि खुद को जानने की बात नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये मुद्दा पुराने समय से ही चर्चा में रहा है। अरस्तु ने कहा था कि जब कोई भी चीज देखता है तो वो अपने वजूद को भी महसूस करता है। उनके हिसाब से खुद को समझना बाकी चीजों को समझने से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी सोच ये मानती थी कि इंसान अपने आप को सिर्फ अपने आप से भी जान सकता है, उसे बाहर की चीजों की जरूरत नहीं होती। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और फिलॉसफर ने कहा था कि अगर कोई इंसान बिल्कुल खाली जगह में है और उसकी कोई भी इंद्रिय काम नहीं कर रही, तब भी वो अपने वजूद को महसूस करेगा। इसका मतलब खुद को जानना शरीर से या बाहरी चीजों से जुड़ा हुआ नहीं है। अक्विनास ने माना कि दो तरह की खुद को जानने की बातें हैं। एक तो सिर्फ अपने वजूद का एहसास, जिसमें बस दिमाग का होना ही काफी है। दूसरी, अपने बारे में और गहराई से जानना, जिसमें बाहर की चीजों को समझना भी जरूरी है। पुराने जमाने में ये भी चर्चा हुई थी कि क्या सिर्फ दिमाग का होना ही खुद को महसूस करने के लिए काफी है या नहीं। इसके साथ ये सवाल भी जुड़ा था कि क्या खुद को महसूस करना कोई अनुभव वाली चीज है या नहीं। मतलब क्या खुद को समझना इंद्रियों से जुड़ा हुआ है या नहीं। इस बारे में अलग अलग विचार थे। भारत में भी इस पर कई तरह की बहसें हुई थीं। जैसे एक जैन विचारक ने कहा था कि इंसान अपने शरीर के बिना भी खुद को महसूस कर सकता है। वहीं कुछ दूसरे लोग मानते थे कि बिना शरीर के खुद को समझना मुमकिन नहीं है। इसी वजह से ये बहस काफी फैल गई थी कि खुद को समझना और महसूस करना बाकी दिमागी चीजों और शरीर की समझ से कैसे जुड़ा है। बाद में एक फिलॉसफर ने कहा कि जब भी मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो ये बात हमेशा सही होती है कि मैं हूँ, मैं मौजूद हूँ। उनका कहना था कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान को इस बात का पूरा यकीन होता है कि वो सोच रहा है और वो है भी। लेकिन इस बात को लेकर भी बहस रही कि ये यकीन कैसे आता है। क्या ये बात सोचकर समझ आती है या सीधे ही दिल दिमाग में आती है। कुछ ने कहा कि हमें अपने होने का एहसास सीधा सीधा होता है, जैसे अपने आप ही समझ आ जाता है कि हम हैं। एक और विचारक ने यह भी कहा कि इंसान अपने वजूद को खुद ही महसूस करता है। हर एहसास, सोच या समझ में उसे अपने होने का एहसास रहता है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंसान की असली पहचान ये है कि वो खुद को एक जैसा और अलग अलग जगहों और वक्त में भी वही महसूस करता है। कुछ लोगों ने ये माना कि इंसान के अंदर अपने आप को देखने की एक नज़र होती है, लेकिन एक और विचारक ने कहा कि जब भी मैं खुद को महसूस करता हूँ तो मैं सिर्फ अपने अलग अलग अनुभवों को ही देखता हूँ, जैसे कभी गर्मी,
कभी ठंड, कभी। मुझे कभी भी अपना आप खाली, बिना किसी एहसास के नजर नहीं आता। उनके हिसाब से हम जो मैं कहते हैं वो बस अलग अलग अनुभवों का एक जोड़ है, कुछ और नहीं। यूं का मानना था कि इंसान के पास खुद को महसूस करने या देखने का कोई अलग एहसास नहीं है। उनके मुताबिक हमारा खुद का होना बस अलग अलग अनुभवों और एहसासों का एक ढेर है, उसमें कोई एक खास मैं नहीं होता। इस सोच की वजह से खुद को समझने का सवाल दिमागी और फिलॉसफी की बहसों में बहुत जरूरी बन गया। इसके बाद कांत ने भी यही बात मानी कि हमारे अंदर ऐसा कोई एहसास नहीं है जो हमें खुद को एक चीज या मालिक की तरह दिखाए। कांत का कहना था कि हमारे हर अनुभव को जोड़ने और समझने के लिए एक खास तरह की खुद को जानने की समझ चाहिए, जिससे सारे अनुभव एक साथ जुड़ जाते हैं। उनके अनुसार मुझे हर सोच या अनुभव के साथ ये समझ होना चाहिए कि ये मेरा है, लेकिन ये समझ सिर्फ सोचने तक ही सीमित है, इसमें कोई खास अंदर का एहसास या चीज नहीं होती। कांत की सोच ने आगे की फिलॉसफी पर गहरा असर डाला। बाद के कई विचारकों ने भी खुद को जानने की जरूरत और इसके तरीके को समझने की कोशिश की। कुछ लोगों ने कहा कि इंसान का खुद को समझना और दूसरों को समझना दोनों साथ साथ जरूरी हैं। मतलब, जब तक इंसान खुद के अलावा दूसरों को नहीं समझेगा, तब तक असली खुद को जानना पूरा नहीं होगा। एक और विचारक ने कहा कि खुद को जानने के लिए सबसे जरूरी है कि इंसान सीधे सीधे अपने वजूद को महसूस करे, ना कि खुद को किसी चीज की तरह देखे। उनका कहना था कि खुद का होना अपने आप में सबसे पहली और बेसिक बात है, बाकी सब उसी पर टिका है। इस तरह से देखा जाए तो खुद को समझना और महसूस करना इंसान की सोच और उसके पूरे अनुभव के लिए जरूरी है। 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ विचारकों ने कहा कि हर इंसान खुद को एक अलग और खास तरीके से पहचानता है। कुछ का मानना था कि हम खुद को सीधे सीधे जान पाते हैं, लेकिन बाद में कुछ ने यह भी कहा कि असल में हम अपने आप को किसी खास नज़र से नहीं देख सकते। एक विचारक ने तो खुद की तुलना आँख से की, जो सब कुछ देख सकती है लेकिन खुद को नहीं देख पाती। कुछ और सोचें भी आईं। किसी ने माना कि अंदर कोई मैं जैसा एहसास नहीं है, तो किसी ने ये कहा कि हमें खुद के होने का एहसास जरूर रहता है, भले ही हम खुद को किसी चीज की तरह नहीं देख पाते। ये बहसें आगे भी चलती रहीं कि इंसान को खुद की समझ कैसे और कितनी होती है। खुद को समझने का एक तरीका ये है कि इंसान अपने बारे में सोच सकता है, अपने ऊपर बात कर सकता है, लेकिन सिर्फ अपने बारे में सोच लेना ही काफी नहीं, बल्कि इंसान को ये भी समझना चाहिए कि वो खुद अपने बारे में सोच रहा है। जब हम मैं कहते हैं तो वो सबसे साफ तौर पर खुद को समझने की भाषा है। हर बार जब कोई मैं शब्द बोलता है तो असल में वो खुद के बारे में ही बात करता है। इस वजह से मैं का इस्तेमाल बहुत खास है, क्योंकि ये खुद के बारे में सोचने का सबसे सीधा तरीका है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम किसी के बारे में बोलते हैं, जैसे रीना को लगता है कि वह खुश है, तो जरूरी नहीं कि रीना को खुद के बारे में असली समझ हो। असली खुद को समझना तब होता है जब रीना को ये पूरा यकीन हो कि वह खुद ही खुश है। इसी तरह एक कहानी में ओडिपस को पहले लगता था कि वह अपने पिता को मारने वाला है, लेकिन बाद में उसे सच में समझ आता है कि वो खुद ही वह इंसान है। पहली बार जब इंसान को असली एहसास होता है कि वह जो देख रहा है, सोच रहा है या कर रहा है, वह सब उसी का हिस्सा है, तभी सच्चा खुद को जानना माना जाता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि कोई और कर रहा है, लेकिन जब असलियत सामने आती है तब खुद का एहसास पक्का हो जाता है। यहाँ समझाया गया है कि कभी कभी इंसान को सच में तब तक एहसास नहीं होता कि वो खुद ही किसी चीज का हिस्सा है, जब तक उसे अपने ऊपर सीधा ध्यान न जाए। जैसे एक कहानी में एक आदमी सुपरमार्केट में बिखरी चीनी को देख रहा था और सोच रहा था कि कोई और ये गड़बड़ कर रहा है, लेकिन उसे तभी समझ आया कि ये गड़बड़ वही खुद कर रहा है, जब उसने अपने बारे में सोचना शुरू किया। असली बदलाव तब हुआ जब उसे लगा, मैं ही वो हूँ जो ये कर रहा है,
यही असली खुद को पहचानने की बात है। असल में मैं वाले सोच और बोलने का तरीका अलग होता है। अगर कोई कहे कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, तो वो बात सिर्फ वही कह सकता है जिसने खुद के बारे में सोचा हो। अगर कोई बस कहे कि अमित गड़बड़ कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो खुद ही अमित है, तो असली समझ नहीं आई। जब इंसान को अपने बारे में सच में पता चलता है, तभी उसका बर्ताव भी बदलता है। इसलिए मैं की समझ होना जरूरी है। सिर्फ नाम या पहचान से काम नहीं चलता। इस सोच का मतलब ये भी है कि खुद के बारे में सोचना और बोलना दूसरों के बारे में सोचने या बोलने से बिल्कुल अलग है। ये समझ सिर्फ काम के बारे में सच्चाई नहीं बताती, बल्कि ये भी बताती है कि कोई कैसे खुद को देखता है। किसी के लिए ये जरूरी नहीं कि वह हर सच जान जाए। असली बात यह है कि उसे खुद के बारे में सीधा एहसास हो। कई विचारकों ने कहा कि मैं या अपने बारे में सोचना एक ऐसी चीज है जो किसी और सोच या भाषा से पूरी तरह अलग है। असली खुद को जानना तभी होता है जब इंसान अपनी जगह खुद को देख सके। इसी वजह से खुद की पहचान सोच और काम में सबसे खास होती है। कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि इंसान कभी अपने होश में खुद को लेकर धोखा नहीं खा सकता। मतलब जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हमें साफ पता होता है कि ये हमारे ही अनुभव। लेकिन फिर भी ये बात मैं वाली सोच की खासियत को कम नहीं करती, क्योंकि जब भी हम अपने अनुभवों के बारे में सोचते हैं तो वो हमेशा मेरे अपने अनुभव ही होते हैं। इसलिए अगर कोई कोशिश करे कि मैं को हटाकर सोच पूरी हो जाए, तो वो कामयाब नहीं होगा। कुछ विचारकों ने इस सोच का विरोध किया है। उनका कहना है कि जो उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे सुपरमार्केट वाला, उसमें असल में कोई खास मैं वाली समझ नहीं है, बल्कि इंसान बस तब रुकता है जब उसे लगता है कि वही उस गड़बड़ का हिस्सा है। उनके हिसाब से खुद को पहचानना और कोई काम करना दोनों में गहरा रिश्ता नहीं है। उनके अनुसार खुद को जानना जरूरी नहीं कि हर बार किसी काम से जुड़ा हो। मैं शब्द से खुद को जानने की बात जुड़ी रहती है। जब भी कोई अपने बारे में सोचता है तो वो खुद के बारे में ही सोच रहा होता है। उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। मैं शब्द हमेशा उसी इंसान को दिखाता है जो बोल रहा है। इसमें कोई शक या गड़बड़ नहीं हो सकती। बाकी शब्दों में कभी कभी गड़बड़ हो सकती है, जैसे कोई गलत नाम ले सकता है या इशारा गलत हो सकता है, लेकिन मैं में ऐसा नहीं होता। जब भी कोई मैं बोलेगा तो वो खुद के बारे में ही बोलेगा। मैं शब्द हर बार बदल जाता है, जो भी बोलता है उसी के लिए होता है। इसीलिए जब भी कोई अपने बारे में बोलता है तो उसका मतलब साफ और तय होता है, वो खुद ही है। इसी वजह से मैं वाली सोच खुद को समझने का सबसे सच्चा और पक्का तरीका मानी जाती है। शिर का मतलब ये है कि मैं शब्द का असली मतलब वही है जो भी उसे बोल रहा है। हर बार जब कोई मैं बोलता है तो उसका मतलब सिर्फ वही इंसान होता है जो उसे बोल रहा है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे अगर कोई आपके दरवाजे पर लिख दे, मैं भी यहाँ नहीं हूँ, तो उस वक्त मैं कहने वाला तो दूसरा है, लेकिन उसका मतलब आप पर निकलता है। या कोई कहे मैं खाली हूँ और उसका इशारा अपनी कार की तरफ हो, तो यहाँ भी मैं का मतलब खुद उस इंसान से नहीं बल्कि उसकी कार से हो सकता है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि मैं का मतलब हमेशा एक जैसा नहीं होता। एक विचार में बताया गया कि हो सकता है लोग मैं जैसे शब्द तो इस्तेमाल करें, लेकिन उनमें असली खुद का एहसास न हो। वो अपने बारे में वैसे ही बात कर रहे हों जैसे किसी और के बारे में करते हैं। इसलिए सिर्फ मैं शब्द बोलना ही काफी नहीं। जरूरी यह है कि इंसान सच में खुद को उसी के रूप में देखे, मतलब खुद को अपना माने और समझे। कई विचारकों ने इस बारे में अलग अलग तरीके से सोचा है। किसी ने कहा कि मैं शब्द का असली मतलब तभी समझ आता है जब इंसान खुद के बारे में अपने तौर पर सोचता है, सिर्फ नाम या शब्द के तौर पर नहीं।
अगर इंसान खुद के बारे में सोचने का तरीका समझता है, तभी वो मैं के असली मतलब को पकड़ पाता है। इसलिए असली खुद को समझना और मैं शब्द का इस्तेमाल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी नियम या तरीका तभी पूरा होता है जब इंसान सच में खुद को खुद की तरह जाने और महसूस करे। बिना इस एहसास के सिर्फ मैं बोलना या लिखना काफी नहीं है। यहाँ बताया गया है कि कुछ लोगों का मानना है कि मैं शब्द असल में किसी चीज या इंसान की तरफ इशारा करने वाला शब्द नहीं है, जैसे कोई नाम या कोई पहचान। ये भी कहा गया कि मैं शब्द कभी गलत नहीं होता, मतलब जब कोई मैं बोलता है तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। लेकिन इसका असली मतलब ये नहीं है कि मैं किसी चीज की तरफ इशारा करता है, जैसे ये या वो, क्योंकि अगर किसी को होश न हो, याददाश्त चली गई हो, तब भी वो सोच सकता है मैं यहाँ कैसे आया, यानी बिना किसी चीज को देखे वो खुद के बारे में सोच सकता है। इसका मतलब मैं का इस्तेमाल करना किसी चीज की तरफ इशारा करने जैसा नहीं है। कुछ और सोच ये कहती है कि मैं शब्द का मतलब वैसे ही समझा जा सकता है जैसे यहाँ का मतलब, यानी ये बताता है कि इंसान खुद किस जगह और किस हालात में है। जब इंसान मैं बोलता है तो वो अपने बारे में अपने ही नजरिए से सोचता है, जैसे यहाँ बोलकर अपनी जगह बताता है। यही वजह है कि मैं का मतलब और एहसास हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। एक और जरूरी बात यह है कि जब हम मैं का इस्तेमाल अपने दर्द या अपने अनुभव बताने में करते हैं तो उसमें कभी गलती नहीं हो सकती। जैसे अगर किसी को अपने हाथ में दर्द है तो उसे ये सोचने की जरूरत नहीं कि ये दर्द उसी का है या किसी और का। लेकिन अगर वो किसी और का टूटा हाथ देख रहा है और सोचता है कि शायद उसका हाथ टूटा है, तो यहाँ गलती हो सकती है। यानी अपने अंदर के अनुभव में मैं शब्द का इस्तेमाल करते वक्त कोई धोखा नहीं हो सकता। इसलिए जब इंसान अपने बारे में खुद महसूस करता है तो उसमें कोई पहचान की गड़बड़ी नहीं होती। वो पूरा यकीन के साथ कह सकता है मैं हूं या मुझे दर्द है, और इसमें कभी भी शक या गलती की गुंजाइश नहीं। यहाँ समझाया गया है कि जब इंसान अपने किसी अनुभव को लेकर कहता है कि मुझे दर्द है, तो उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर बार जब इंसान अपने मन की बात कहे तो वो हमेशा सही हो। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसे दर्द है, लेकिन असल में ठंड महसूस हो रही होती है। फिर भी जब कोई अपने अंदर दर्द को सच में महसूस करता है तो उसमें पहचान की गलती नहीं हो सकती। वो दर्द उसी का है, किसी और का नहीं। इस सोच को इस तरह समझा जाता है कि जब कोई मैं के साथ अपने बारे में सोचता है, खासकर जब वो अपने मन या अनुभव की बात करता है, तो वो सोच गलती से बची रहती। लेकिन ये पक्का सिर्फ तब होता है जब इंसान अपने अनुभव को खुद महसूस कर रहा हो, न कि किसी और से सुनकर या देखकर। जैसे अगर किसी ने सुना कि समीर को जलन हो रही है और गलती से सोच लिया कि ये बात खुद के लिए है, तो यहाँ गड़बड़ हो सकती। मगर जब अनुभव अंदर से महसूस होता है, तब गलती की कोई जगह नहीं होती। इस तरह जब भी इंसान खुद के बारे में खुद के एहसास या सोच के आधार पर कोई बात कहता है, तो उसमें मैं वाली पहचान की गलती नहीं हो सकती। ये बात खास तौर पर तब सही है जब वो अपने अंदर के एहसास या सोच से बोल रहा हो, न कि बाहर की चीज देखकर या किसी से सुनकर। इसलिए खुद की पहचान और अपने अनुभव का एहसास दोनों बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। यहाँ बताया गया है कि पहचान में गलती न होने की जो खासियत है, वो अपने आप में बहुत गहरी बात है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अपने अनुभव को सीधे सीधे महसूस कर रहा है, तो उसे किसी चीज या पहचान की जांच करने की जरूरत नहीं होती। वो सीधा जान जाता है कि ये उसी का अनुभव है। जैसे जब कोई अपने दर्द को महसूस करता है, तो उसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होता कि वो दर्द उसका है या किसी और का। कुछ विचारकों के हिसाब से जब भी कोई अपने मन के किसी हालात को महसूस करता है, जैसे खुद को दुखी, खुश या दर्द में महसूस करता है, तो उसे किसी तरह की पहचान की जांच नहीं करनी पड़ती। ये सीधा सीधा और अपने आप होता है। इसलिए खुद को जानने या महसूस करने में
इंसान को कोई गवाही या पहचान की जरूरत नहीं पड़ती, बस एहसास अपने आप होता है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि जब मैं बोलकर अपने मन की बात कहते हैं तो लोग सोचते हैं कि शायद हम अपने अंदर किसी अलग आत्मा या चीज की बात कर रहे हैं जो शरीर से अलग। लेकिन असल में इसमें कोई अलग पहचान या आत्मा की खोज नहीं होती, ये बस सीधा अपना एहसास होता है। कुछ दार्शनिक ये भी मानते हैं कि खुद को समझना और महसूस करना सिर्फ सोच में ही नहीं बल्कि हमारे रोज के अनुभव में भी होता है। जैसे जब हम कुछ महसूस करते हैं, देखते हैं, छूते हैं, तब भी कहीं न कहीं खुद का एहसास जुड़ा रहता है। इसका मतलब खुद को जानना और महसूस करना सिर्फ सोच या विचार का हिस्सा नहीं है बल्कि हर अनुभव का भी हिस्सा है, इवन अगर वो बिना किसी सोच के ही हो। इस तरह खुद को महसूस करने की ये गहराई हमारे हर तरह के अनुभव में शामिल रहती है। कुछ लोगों का मानना है कि अनुभव में भी खुद को जानने का एक तरीका होता है जो हमें अपने बारे में सोचने की ताकत देता है। एक सोच ये कहती है कि इंसान खुद को ऐसे देखता है जैसे कोई चीज देखी जाती है, जबकि दूसरी सोच मानती है कि खुद को समझने का एहसास बिना किसी खास सोच या ध्यान के भी होता है। एक तीसरी राय ये है कि जब हम कुछ महसूस करते हैं तो उसमें हमें अपने अनुभव के मालिक होने का एहसास भी होता है, मतलब जो भी हम महसूस करते हैं वो हमारा है, ये अपने आप समझ आता है। सवाल यही है कि क्या हमारा ये एहसास हमारी असली पहचान या सोच की जड़ है? अक्सर लोग सोचते हैं कि खुद को जानना मतलब खुद का पूरा और साफ एहसास होना। जब हम अपने मन में झांकते हैं तो क्या हम सच में खुद को वैसे देख पाते हैं जैसे कोई चीज देखी जाती है? कुछ लोगों ने कहा कि जब भी हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम अपने अलग अलग अनुभवों को तो देख सकते हैं लेकिन खुद को कभी नहीं पकड़ सकते। लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं है। कई लोगों का मानना है कि इंसान खुद को अपने ही रूप में महसूस कर सकता है। असल फर्क ये है कि क्या इंसान सिर्फ अपने बारे में कुछ देख रहा है या सच में उसे ये भी समझ आ रहा है कि वो खुद को ही देख रहा है। जैसे अगर कोई आईने में देख रहा है लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो खुद है, तो ये असली खुद को जानना नहीं हुआ। असली खुद को जानना तभी माना जाता है जब इंसान को खुद के बारे में पूरा यकीन हो कि ये मैं हूँ, यही मेरा एहसास है। ये एहसास हमारे खुद के ज्ञान, अपने बारे में सोच और अपनी पहचान से भी जुड़ा है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जब हम अपने दिमाग के अंदर किसी बात का अनुभव करते हैं तो उसे महसूस करना वैसे ही नहीं है जैसे हम कुछ देख या सुन रहे हों। इसका मतलब ये है कि जब हम अपने मन के अनुभवों को महसूस करते हैं तो हम उन्हें देख नहीं सकते बल्कि सीधे सीधे महसूस करते हैं। इसलिए खुद को जानना, देखना या महसूस करना सब कुछ सीधा और अपने आप होता है। इसमें किसी पहचान या दूसरे तरीके की जरूरत नहीं होती। कई विचारकों का मानना है कि चाहे इंसान अपने मन में खुद को चीज की तरह ना देख पाए, लेकिन अपने शरीर को महसूस करने से उसे अपने आप का एहसास जरूर होता है। जब कोई अपने शरीर में कुछ महसूस करता है, जैसे दर्द या ठंड, तो उसे ये समझ आ जाता है कि ये उसके अपने शरीर का हिस्सा है। इस तरह शरीर के अनुभव से इंसान को अपने होने का सीधा एहसास मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि जब हम अपने शरीर के बारे में सोचते हैं या महसूस करते हैं तो उस समय हमें अपने आप का एहसास भी साथ में होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचा गया कि सिर्फ शरीर को महसूस करने से या देखने से ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि वही इंसान खुद है, क्योंकि दिमाग में कभी कभी सवाल उठ सकता है कि क्या मैं और मेरा शरीर एक ही है। यानी इंसान को अपने शरीर से खुद का सीधा संबंध हमेशा साफ नहीं होता। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारे हर अनुभव में हमेशा एक हल्की सी, बिना सोचे समझे खुद का एहसास रहता है, भले ही हम उस पर ध्यान न दें। जब हम कुछ सोचते या महसूस करते हैं तो बिना नाम लिए, बिना सोचे हमारे अंदर अपने होने का हल्का सा एहसास हमेशा बना रहता है। यही वजह है कि इंसान को हमेशा लगता है कि जो भी हो रहा है वो उसके ही साथ हो रहा है, चाहे वो इस बात को खुले तौर पर सोचे या नहीं। इस तरह का एहसास हर वक्त हमारी जिंदगी का हिस्सा बना रहता है,
जो हमें बार बार अपनी तरफ ध्यान दिलाता है, भले ही हम दुनिया में कितने भी खोए हुए हों। कुछ विचारकों का मानना है कि हर अनुभव में अपने आप का एहसास छुपा होता है, भले ही हम उसके बारे में खुलकर बात न करें। जैसे कोई मान ले कि बारिश हो रही है, तो जरूरी नहीं कि वो बोले यहाँ बारिश हो रही है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर ये पता होता है कि ये बारिश उसके आसपास हो रही। इसी तरह जब भी हम कुछ महसूस करते हैं, वो एहसास अपने आप हमारा ही होता है। इसमें हमें अलग से खुद का नाम लेने या पहचान बताने की जरूरत नहीं होती। इसी सोच के हिसाब से हर इंसान के अनुभव में एक छुपा हुआ मैं शामिल रहता है। ये मैं हमारे अनुभव का हिस्सा तो होता है, लेकिन हम उसे खुलकर नाम से नहीं बुलाते। जैसे यादों में हम हमेशा अपने ही बीते हुए पलों को याद करते हैं, किसी और के नहीं। इसी वजह से जब हम अपने बारे में कोई बात सोचते हैं, तो वो सीधा सीधा अपने ही बारे में होती है, उसमें गलती की कोई जगह नहीं रहती। इसके अलावा खुद का एहसास या अपना होना हर अनुभव में जुड़ा रहता है। जब भी हम कोई दर्द, सोच, भावना या कोई हरकत महसूस करते हैं, तो वो अपने आप ही हमें अपना लगता है, यानी हमें ये कभी नहीं लगता कि ये एहसास या दर्द किसी और का है। इसी वजह से जब भी हम अपने मन में कुछ महसूस करते हैं, तो उसमें हमेशा मेरा या मेरी जैसा अपनापन जुड़ा रहता है। यही अपनापन हमें ये बताता है कि हमारा हर अनुभव, हमारी हर सोच हमारे खुद के लिए ही होती है, किसी और के लिए नहीं। जब भी हमें किसी एहसास, सोच या शरीर के किसी हिस्से का एहसास होता है, तो वो अपना सा लगता है, यानी हमें वो चीज़ अपने आप की लगती है। ये अपनापन या मालिकाना भाव, चाहे हम ध्यान से सोचें या न सोचें, हर अनुभव में अपने आप जुड़ा रहता है। इसी वजह से जब कोई अपने मन में झांकता है, तो उसे न सिर्फ अपनी हालत का पता चलता है, बल्कि उसे ये भी एहसास होता है कि यह हालत उसकी अपनी है। कुछ लोग मानते हैं कि ये अपनापन खुद में एक खास अनुभव है, जिसे अलग से समझना चाहिए। वहीं कुछ का कहना है कि ये बस हमारे सोचने या महसूस करने के तरीके का एक हिस्सा है, उसमें कोई अलग बात नहीं है। कोई भी एहसास, दर्द, सोच या भावना हमें तभी अपनी लगती है जब वो हमारे अपने शरीर या दिमाग में हो रही हो। यही अपनापन हमें हमेशा बताता है कि ये सब हमारे साथ हो रहा है। कभी कभी दिमागी बीमारियों में ऐसा हो जाता है कि इंसान अपने ही अनुभव या सोच को अपना नहीं मानता, जैसे किसी को लगे कि उसके दिमाग में कोई और सोच डाल रहा है या उसके हाथ उसके अपने नहीं लगते। ऐसे मामलों में भी ज्यादातर लोग मानते हैं कि भले ही इंसान को अपना एजेंसी यानी करने का भाव न लगे, लेकिन मालिकाना या अपनापन का भाव कहीं ना कहीं रह ही जाता है। मतलब इंसान को लगता है कि ये सोच उसके दिमाग में हो रही है, भले ही उसे ऐसा न लगे कि वो खुद ही सोच रहा है। इस तरह से अपनापन या मालिकाना भाव हमारे हर अनुभव में गहराई से जुड़ा होता है, जो हमें अपने आप से जोड़ता है। हम अपने मन और सोच से जुड़े 3 अलग अलग एहसासों की बात कर सकते हैं। पहला है एजेंसी का एहसास, यानी ये समझना कि कोई काम या सोच मेरी अपनी है, मैंने उसे शुरू किया। दूसरा है अपनापन या मालिकाना भाव, यानी ये महसूस होना कि कोई एहसास या सोच मेरी है, भले ही मैंने उसे खुद शुरू किया हो या नहीं। तीसरा है जगह का एहसास, यानी ये जानना कि कोई सोच या एहसास मेरे ही मन में हो रहा है, भले ही मुझे ऐसा न लगे कि वो मेरा अपना है। जब किसी इंसान को लगता है कि उसके दिमाग में कोई और सोच डाल रहा है, तब भी उसे एहसास होता है कि वो सोच उसी के मन में चल रही है, बस उसे अपनापन या एजेंसी का एहसास नहीं होता। खुद को पहचानना और अपने बारे में सोचना इंसान होने की सबसे जरूरी पहचान मानी जाती है। कई विचारकों का मानना है कि इंसान वही है जो अपने बारे में सोच सकता है, अपने अलग अलग समय और हालात में खुद को पहचान सकता है। यादों के सहारे हम खुद को अलग अलग दौर में भी पहचान सकते हैं, और यही अपनी पहचान को मजबूत करता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई जिसे खुद का थोड़ा भी एहसास है, उसे पूरी तरह इंसान मान लिया जाए, क्योंकि हो सकता है वो खुद को समय के हिसाब से नहीं समझ सके। कुछ विचार ये भी कहते हैं कि असली इंसान वही है जो अपनी इच्छाओं और फैसलों को भी समझ सके
और उनमें से कौन सी इच्छा असली में उसकी है। इसका मतलब है कि इंसान अपने मन के भावों को देख सकता है और खुद तय कर सकता है कि उसे क्या अपनाना है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि इंसान का मतलब सिर्फ इतना है कि उसमें दिमाग और शरीर दोनों की बातें एक साथ हों। लेकिन ये परिभाषा थोड़ी कमजोर लगती है, क्योंकि सिर्फ दिमाग और शरीर होने से कोई इंसान नहीं बन जाता। असली बात यह है कि वो अपने बारे में सोच भी सके और खुद को अपना सके। इस तरह इंसान होने के लिए खुद को पहचानना, अपनी सोच और अपनी इच्छा को समझना और अपने अनुभव को अपना मानना, ये सब बातें बहुत जरूरी है। यहाँ समझाया गया है कि इंसान होने का जो असली मतलब है वो सबसे बुनियादी और सीधा है। इसका मतलब है कि इंसान को सिर्फ दिमाग और शरीर का जोड़ मानना ठीक नहीं है। असली पहचान ये है कि इंसान अपने बारे में खुद सोच सके और साथ ही दूसरों के बारे में भी वही एहसास रख सके। अगर कोई इंसान खुद के अनुभव को समझ सकता है तो वो दूसरों के अनुभव को भी पहचान सकता है। इसी वजह से जब हम मैं बोलते हैं तो उसका मतलब सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि उसी तरह दूसरों के लिए भी समझ में आता है। कुछ सोच के हिसाब से इंसान का होना सिर्फ दिमाग और शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें अपने अनुभवों की पहचान भी जरूरी है। कोई कह सकता है कि अगर कोई बस शरीर और दिमाग से बना है तो वो भी इंसान कहलाएगा, लेकिन जब तक उसके अनुभवों और यादों से उसकी पहचान ना जुड़ी हो। जैसे हमारी यादें सिर्फ दिमाग की क्रिया नहीं है, बल्कि वो हमारी अपनी पहचान को भी जोड़ती हैं। अगर कोई इंसान अपनी पहचान, अपनी यादों और अपने अनुभवों को एक जैसा महसूस कर सकता है, तभी उसकी इंसानियत पूरी मानी जाए। रैशनल यानी समझदार होने के लिए भी खुद को जानना जरूरी है। जब कोई दर्द में होता है तो उसे ये पता चलता है कि वो दर्द उसी का है और वो चाहता है कि ये दर्द दूर हो जाए। इस सोच के बिना इंसान सही तरह से सोच या महसूस नहीं कर सकता। इसी वजह से अपने बारे में जागरूक रहना और खुद को समझना हमारी असली पहचान और समझदारी के लिए जरूरी है। अगर कोई इंसान दर्द में है तो उसका व्यवहार यही दिखाता है कि वो मानता है कि उसे दर्द है, वो उस दर्द से छुटकारा पाना चाहता है और उसे भरोसा है कि जो तरीका अपनाएगा उससे आराम मिल सकता है। ये जो विश्वास है कि मैं दर्द में हूँ, ये असल में खुद को लेकर एक सोच है। जब इंसान अपने बारे में ऐसे सोचता है तभी वो समझदारी से कोई फैसला ले सकता है। यही बात रोजमर्रा के फैसलों और दिमागी हलचलों में भी दिखती है। समझदार बनने के लिए इंसान को अपनी सोच, अपने विश्वास और अपनी भावनाओं का पता होना चाहिए। अगर कोई अपने मन की हालत से बिल्कुल अनजान है तो वो सही तरीके से सोच नहीं सकता, न ही अपना व्यवहार बदल सकता है। जब हम अपने विश्वास और चाहतों को बदलने के बारे में सोचते हैं तब हमें ये जानना जरूरी होता है कि हमारे मन में चल क्या रहा है, यानी हमें अपने आप को जानना जरूरी है। खुद की सोच को पहचानना और समझना, ये हमारे सोचने समझने की ताकत का हिस्सा है। असली समझदारी तब आती है जब हम अपने मन में उठ रहे विचारों और उनकी वजहों को समझ पाते हैं और जब जरूरत हो तो अपने फैसलों को बदल सकते हैं। सिर्फ जानवरों की तरह कोई इच्छा होना और उसे मान लेना इंसानियत नहीं है। असली इंसान वही है जो अपनी इच्छाओं को तौल सके और सोच सके कि क्या करना सही। जब इंसान अपने अंदर चल रही किसी बात को महसूस करता है तो वो सिर्फ जरूरी ताकत नहीं होती, बल्कि उसे एक सलाह की तरह लेता है जिस पर उसे खुद फैसला लेना है। इस तरह देखा जाए तो खुद को पहचानना और अपने मन की बातों को जानना, ये समझदारी और अच्छे फैसलों के लिए बहुत जरूरी है। बिना खुद को जाने इंसान सही मायने में समझदार या खुद मुख्तार नहीं बन सकता। जब इंसान अपने किसी काम या सोच को खुद अपना मानता है तो वो ये भी मानता है कि उस काम या सोच को बदलने या सही करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। जब कोई खुद को मैं कहकर पहचानता है तो उसमें ये एहसास भी होता है कि उसके फैसलों और सोच का जिम्मेदार वो खुद है। यही पहचान इंसान को अपनी सोच
और काम के लिए जवाबदेह बनाती है। कुछ लोगों ने ये बात मानी है कि खुद को पहचानना और समझना समझदारी या अक्लमंदी से जुड़े फैसलों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ खुद को जानना ही काफी नहीं होता। बहुत से ऐसे जानवर भी हैं जो बिना किसी सोच विचार के भी अपने फैसले बदल लेते हैं और अपने अनुभवों से सीख जाते हैं। यानी सिर्फ अक्लमंद होना हमेशा गहराई से सोचने या खुद को पहचानने से नहीं आता। ऐसा भी माना जाता है कि इंसान में सोच समझकर अपने फैसलों को बदलने की जो क्षमता है वो उसे आम जानवरों से अलग बनाती है। जब इंसान सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए, कौन सी इच्छा सही है, कौन सी नहीं, तो वहाँ उसका खुद के बारे में जानना जरूरी होता है। जब कोई इंसान अपनी भावनाओं और चाहतों को महसूस करता है तो वो उन्हें एक सलाह की तरह देखता है और फिर उस पर फैसला करता है। अब सवाल ये भी है कि क्या खुद को जानना और समझना सच में समझदारी और सोच की हर प्रक्रिया में जरूरी है। कुछ दार्शनिकों का मानना है कि हर तरह की सोच के लिए खुद को पहचानना जरूरी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कभी कभी इंसान बिना खुद को पहचाने भी सही फैसले ले लेता है। असल बात यह है कि पूरी तरह से समझदारी और सोच समझकर फैसले करने के लिए खुद को जानना और अपने मन की बातों को समझना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हर जगह ये शर्त लागू नहीं होती। खास बात यह है कि जब इंसान अपने मन के हालात या सोच को समझता है तभी वो असली समझदारी दिखा सकता है। जब इंसान अपने मन की बातों, भावनाओं और इच्छाओं को पहचान लेता है तो वो अपने फैसलों की जिम्मेदारी भी खुद लेता है। इसी वजह से खुद को जानना और पहचानना इंसान की समझदारी, सोच और फैसलों की बुनियाद बन जाता है। कुछ दार्शनिकों ने ये कहा है कि हमारा मन तभी सच में जागरूक माना जाता है जब उसमें अपने आप की झलक हो, यानी खुद को महसूस करना भी उसी में शामिल हो। इस सोच के मुताबिक जब भी इंसान को कोई बात या सोच अपने दिमाग में आती है तो वो बस तभी सच में महसूस होती है जब वो सोच खुद के बारे में भी होती है, भले ही वो साफ साफ ना दिखाई दे। इस विचार में कहा गया है कि हमारी हर जागरूक सोच में कहीं ना कहीं खुद के बारे में भी एहसास शामिल होता है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर इंसान का हर अनुभव या सोच खुद के बारे में न हो तो फिर हमारी पहचान यानी मैं कई टुकड़ों में बंट जाती। एक इंसान को अपने अलग अलग अनुभवों को जोड़ना और उन्हें अपना कहना तभी मुमकिन है जब उसके अंदर खुद को पहचानने की क्षमता हो। ये बात ऐसे समझिए जैसे अगर आपके पास कई यादें हैं तो वो सब एक साथ मिलकर आपकी बनती हैं, और इसके लिए आपके मन में ये एहसास होना जरूरी है कि ये सब आपकी ही। इसके अलावा कुछ और लोगों ने ये भी कहा है कि हर सोच या महसूस करना अपने आप में ही खुद का होना भी है। जैसे मैं सोच रहा हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, ये एहसास बिना बोले भी होता रहता है। जब तक इंसान अपने आप को अपने अनुभवों में शामिल नहीं करता तब तक वो सच में किसी चीज को महसूस या समझ नहीं सकता। फिर भी ये बात तय नहीं है कि हर जागरूकता में खुद को जानना जरूरी है या नहीं। कुछ विचारक मानते हैं कि कभी कभी इंसान अपने आप को अलग से महसूस किए बिना भी किसी चीज को महसूस कर सकता है, लेकिन अगर इंसान को अपने अनुभवों का मिलाजुला रूप बनाना है, अपने मन के हालात को जोड़कर एक कहानी बनानी है, तो उसके लिए खुद को पहचानना जरूरी हो जाता है। इस तरह खुद को पहचानना और अपने अनुभवों में जोड़ना इंसान के सोचने, महसूस करने और अपनी पहचान को एकसार करने की बुनियाद बन जाता है। बिना खुद के बारे में जागरूकता के इंसान की पहचान अधूरी रह जाती है और उसके अनुभव आपस में जुड़ नहीं पाते। इस सोच में कहा गया है कि जब हमारे सारे अनुभव एक साथ जुड़कर मैं के अंदर आते हैं तो ये एकता खुद की समझ से आती है। यानी अगर इंसान के अंदर खुद को पहचानने और महसूस करने की ताकत ना हो तो उसके अलग अलग अनुभव उसके अपने न होकर बस बिखरे बिखरे रह जाएंगे। यही खुद की एकता, खुद के होने की गारंटी बन जाती है। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि क्या हर बार खुद को समझना जरूरी है ताकि मन के सारे अनुभव जुड़ जाएं? कुछ लोगों का कहना है कि अगर खुद की पहचान के लिए यह जरूरी है कि इंसान अपने आप को एक अलग चीज के तौर पर समझे,
तो छोटे बच्चे या जानवर जो खुद को इतना अच्छे से नहीं समझ पाते, क्या उनके पास भी ऐसे अनुभव होते हैं? इसी तरह अगर कोई इंसान बहुत गहरे अकेलेपन या अजीब हालात में हो, जहां वो अपने आप को न पहचान पाए, तब क्या उसमें भी ये मैं की एकता रहेगी? कुछ दार्शनिकों ने ये भी कहा है कि अगर हम हर अनुभव में मैं को ही जोड़ दें, तो एक बार फिर वो सवाल उठता है कि आखिर वो मैं भी एक अनुभव ही तो है, तो फिर असली एकता कहाँ से आई? अब बात करें दूसरों की, तो कुछ लोगों का मानना है कि खुद को पहचानने के लिए इंसान को दूसरों को पहचानना जरूरी है। यानी अगर आपको अपने मन की हालत का पता है, तो जब आप दूसरों को देखते हैं, उनकी हरकतें समझते हैं, तो आप अपने अनुभव की मदद से ही समझ पाते हैं कि सामने वाले को क्या महसूस हो रहा है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी को दर्द में देखकर उसकी तकलीफ समझते हैं, तो वो समझ पहले अपने अनुभव से आती है। यानी दूसरों को समझना और अपने आप को समझना, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। कई विचारकों का कहना है कि जो भी भावनाएं, सोच या दर्द हम दूसरों में देखते हैं, उनकी असली समझ हमारे खुद के अनुभव से शुरू होती है। तो साफ है, चाहे बात खुद की एकता की हो या दूसरों को समझने की, दोनों जगह अपने अनुभव, अपनी पहचान और अपनेपन का होना बहुत जरूरी है। बिना अपनेपन के न इंसान अपने अनुभवों को जोड़ सकता है, न ही दूसरों की भावनाएं असली तरीके से समझ सकता है। कुछ विचारकों का मानना है कि जब हम मन की हालतों को समझते हैं, तो उसमें अपना या दूसरों का फर्क नहीं होता, बल्कि एक जैसी सोच सब पर लागू होती है। इनके हिसाब से हम खुद पर या दूसरों पर मन की हालतें एक ही छुपी हुई सोच या मन के नियमों के जरिए लगाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि खुद को और दूसरों को समझने की ताकत एक जैसी सोचने की ताकत का ही हिस्सा है, यानी ये दोनों चीजें अलग नहीं हैं। दूसरी तरफ कुछ सोचें ये मानती हैं कि शुरू में इंसान के लिए खुद और दूसरे का फर्क नहीं होता, बाद में समझ आती है कि कौन सा अनुभव अपना है और कौन सा दूसरों का। मगर कई रिसर्च और अनुभव बताते हैं कि बच्चे पैदा होते ही दूसरों को पहचान लेते हैं, उनकी हरकतें और भावनाएं समझ लेते हैं। इससे लगता है कि दूसरों को समझना इंसान की बहुत पहली काबिलियत है और खुद को समझना बाद में आता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि असली खुद को पहचानने के लिए दूसरों को पहचानना जरूरी है। यानी आप अपने मन के हालात सिर्फ तब समझ सकते हैं जब आपको दूसरों के मन की भी समझ हो। इस सोच के हिसाब से जब आप किसी बात या भाव को अपने ऊपर लगाते हैं, तो जरूरी है कि आप दूसरों पर भी वही भाव समझ पाएं। यानी अगर आपको दर्द को महसूस करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि यही दर्द किसी और को भी हो सकता है। ये सोच बताती है कि खुद की पहचान और दूसरों की पहचान एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कुछ विचारकों के अनुसार जब तक आपके आसपास कोई दूसरा इंसान नहीं है जिससे आप अपनी सोच या भाव बांट सके, तब तक असली मतलब में आपकी सोच भी पूरी तरह साफ नहीं हो सकती। यानी खुद को समझने के लिए दूसरों को समझना भी जरूरी है। इंसान के बच्चों में खुद को समझने की ताकत कब आती है, इस पर अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत छोटी उम्र में भी बच्चे अपने आप को किसी न किसी रूप में पहचानने लगते हैं, भले ही उनके पास बोलने का या खुद के बारे में सोचने का पक्का तरीका ना हो। कुछ जानवरों में भी खुद को पहचानने की शुरुआती झलक देखी गई है, लेकिन गहरी और साफ साफ खुद को पहचानने की ताकत जैसे बड़ों में होती है, वैसी सब में नहीं होती। असली फर्क समझने के लिए हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे पता चले कि बच्चे या जानवर अपने बारे में कितना जानते हैं, खासकर जब वो बोल नहीं सकते। खुद को पहचानने का सबसे जाना माना तरीका आईने का टेस्ट है। इसमें किसी के चेहरे पर बिना बताए रंग का निशान लगा दिया जाता है और फिर उसे आईने के सामने ले जाकर देखा जाता है कि क्या वो अपने चेहरे पर हाथ लगाता है या नहीं। ये देखा गया है कि बंदर की एक खास किस्में, डॉल्फिन, हाथी और इंसान के छोटे बच्चे भी करीब 1.5 साल की उम्र में ये टेस्ट पास कर लेते हैं।
इसका मतलब ये माना जाता है कि उनमें खुद को पहचानने की समझ आने लगी है। मगर कुछ लोग मानते हैं कि ये टेस्ट सिर्फ इतना दिखाता है कि वो अपनी बॉडी की हरकत और छवि को जोड़ पा रहे हैं। जरूरी नहीं कि उनमें पूरी खुद की पहचान आ गई हो। इसके बावजूद जब बच्चे या जानवर आईने में खुद को पहचानते हैं तो उनमें शर्म या संकोच जैसे एहसास भी देखने को मिलते हैं, जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं खुद की पहचान से जुड़े भाव भी मौजूद है। इसी बात को लेकर बहस है कि ये टेस्ट सच में खुद को समझने की पहचान है या नहीं। एक और तरीका है अपनी पुरानी यादों को याद करना, जिसे एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं। इसमें इंसान या जानवर अपने बीते हुए वक्त के खास पलों को दोबारा याद करता है, जैसे दिमाग में वक्त में पीछे चले जाना। माना जाता है कि ये ताकत भी खुद को समझने से जुड़ी हुई है। अगर किसी बच्चे या जानवर में ये ताकत मिलती है तो ये माना जा सकता है कि उसमें खुद की पहचान की झलक है। हालांकि अगर किसी में ये याददाश्त ना हो तो इसका ये मतलब नहीं कि उसमें खुद को पहचानने की ताकत ही नहीं है, क्योंकि खुद की पहचान कई और रूपों में भी हो सकती। कुल मिलाकर इंसान के छोटे बच्चों और कुछ जानवरों में भी खुद को समझने की शुरुआती ताकत होती है, लेकिन ये किस हद तक है, इस पर अभी भी चर्चा चलती रहती है। टुलविंग का मानना है कि असली एपिसोडिक मेमोरी, जिसमें इंसान अपने बीते हुए पलों को खुद से जोड़कर महसूस कर सकता है, सिर्फ इंसानों में ही मिलती है, और वो भी लगभग 4 साल की उम्र के बाद ही पूरी तरह विकसित होती। छोटे बच्चों और जानवरों में भी याद रखने की कुछ ताकत होती है, लेकिन उसमें वो अपने अनुभव को खुद से जोड़कर नहीं सोच पाते। जैसे 3 साल के बच्चे किसी बात को याद तो रख सकते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि उन्हें वो बात कैसे पता चली, देखकर, सुनकर या किसी और तरीके से, तो उनका जवाब भरोसेमंद नहीं होता। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वैसे वैसे उनके अंदर ये समझ बढ़ती है कि उन्हें कौन सी बात कैसे याद है। जानवरों में अगर एपिसोडिक मेमोरी की बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा एक खास चिड़िया के बारे में है, जो अपने खाने का सामान कहाँ, कब और क्या रखा है, ये सब याद रख सकती है। ऐसा देखने के बाद कुछ लोगों ने सोचा कि शायद इनमें भी इंसानों जैसी मेमोरी होती है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि सिर्फ ये जानना कि क्या, कहाँ और कब हुआ, ये एपिसोडिक मेमोरी की असली पहचान नहीं है, क्योंकि आम याददाश्त में भी ये सब बातें शामिल हो सकती हैं। असली फर्क ये है कि इंसान जब अपना कोई पुराना पल याद करता है तो वो अपने आप को उस पल में महसूस भी कर सकता है। जानवरों में ये साफ साफ दिखाना बहुत मुश्किल है, इसलिए आमतौर पर माना जाता है कि जानवरों में इंसानों जैसी गहरी एपिसोडिक मेमोरी के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये ताकत कम या ज्यादा भी हो सकती। एक और तरीका है जिसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं, यानी अपने ही दिमागी हालात को समझना और उन पर नजर रखना। जैसे किसी सवाल का जवाब देते वक्त अगर किसी को अपनी समझ पर भरोसा नहीं हो और वो जवाब देने से मना कर दे, तो ये माना जाता है कि उसमें अपने बारे में सोचने की एक अलग क्षमता। कुछ रिसर्च में देखा गया है कि कुछ पक्षी, डॉल्फिन, बंदर और 4 साल के बच्चों में ये ताकत दिखती है, लेकिन इसमें भी बहस है कि ये सच में अपने बारे में सोचने की क्षमता है या बस माहौल देखकर फैसला करने की आदत। बहुत से लोग मानते हैं कि इस टेस्ट के नतीजे से खुद को समझने की ताकत का साफ साफ पता नहीं चलता। इसलिए बच्चों और जानवरों में खुद को समझने की असली ताकत कितनी है, ये अभी भी एक खुली चर्चा का विषय है। साफ है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनमें खुद को समझने की ताकत भी बदलती रहती है, और जानवरों में ये कितनी गहराई तक है, इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है।